हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सल्तनत काल के गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था, उसमें रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं अपना वीडियो। भारत के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसे भारत की प्रथम महिला शासक होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर शासन के बागडोर संभाले थे। आज के वीडियो में हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला बिंदु है रजिया सुल्तान का बचपन के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा, रजिया सुल्तान के पूरे परिवार के बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा, रजिया सुल्तान शासक कैसे बनी, हालांकि इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे। चौथा, हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी, इसकी जो प्रेम कहानी है, जो अधूरी प्रेम कहानी है, इसको हम लोग बदनसीब बेगम के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पाँचवा है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई। छठा, हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान की कब्र आज दयनीय स्थिति में क्यों है। इनका कब्र के बारे में काफ़ी मतभेद है इतिहासकारों के बीच में, तो इन सभी बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं रजिया सुल्तान के बचपन से। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। उस समय रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश बदायूं के सूबादार हुआ करते थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं काफ़ी अच्छे से। बचपन और किशोरावस्था में गृहिणी समूह की महिलाओं से रजिया का संपर्क बहुत कम था, इसलिए वह मुस्लिम समुदाय की स्त्रियों के मूल व्यवहार को नहीं सीख पाई। वास्तव में सुल्तान बनने से पूर्व वो अपने पिता के प्रशासन के नियम की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थे। अब जानेंगे हम लोग रजिया सुल्तान के परिवार के बारे में। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश के 2 बेगमें थी। हालांकि उनकी कई बेगमें थी, इसमें 2 काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हैं। पहली बेगम शाह तुर्कान और दूसरी कुतुब बेगम। शाह तुर्कान के 2 बेटे थे। पहला बेटा नसीरुद्दीन महमूद और दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इनमें से नसीरुद्दीन महमूद शासन के काफ़ी योग्य था। इल्तुतमिश ने उसे शासन के लिए तैयार कर रहा था, किंतु अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब बेगम का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम रजिया सुल्तान और बेटा जो था वो मुइजुद्दीन बहराम शाह था। अब बात करते हैं हम लोग कि रजिया सुल्तान शासक कैसे बनी। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नसीरुद्दीन शासक बनने के योग्य था, परंतु अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। और इल्तुतमिश के दूसरे बेटे रुकनुद्दीन और बहराम शाह दोनों निकम्मे थे एवं भोग विलास में डूबे रहते थे। उनकी इस स्थिति को देखकर इल्तुतमिश ने इतिहास में पहली बार किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे पहले किसी ने भी महिला को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान पर अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था। इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बैठा दिया गया। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था, उसे शासक के बागडोर नहीं संभालना चाहिए था। उसके शासनकाल के दौरान उसकी मां शाह तुर्कान सत्ता में छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर मुस्लिम वर्ग एवं तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दे से हटाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बहराम शाह भी पूरा का पूरा रुकनुद्दीन फिरोज के ही जैसा था।
और इस प्रकार रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक बनी। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया और बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर किया और पुरुषों की तरह चोगा, जिसको हम लोग कुर्ता कहते हैं, काबा, कुलाह, जिसको हम लोग टोपी कहते हैं, ये सब पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। अब बात करेंगे हम लोग रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी के बारे में। रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी को समझने के लिए हम लोग दो नाम याद रखेंगे। पहला नाम इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया और दूसरा जमात उद्दीन याकूत। कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया को अल्तुनिया से ही रिप्रेजेंट करेंगे और जमात उद्दीन याकूत को हम लोग सिर्फ याकूत कहेंगे। रजिया सुल्तान को एक बदनसीब बेगम के रूप में जाना जाता है। उसको बदनसीब बेगम के रूप में क्यों जाना जाता है, इसका पता आप लोगों को वीडियो के लास्ट में चल जाएगा। इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, हम लोग जानेंगे इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया के बारे में। अल्तुनिया रजिया का बचपन का दोस्त था। उन दोनों का बचपन एक ही साथ गुजरा था और अल्तुनिया रजिया से प्रेम करता था और शायद रजिया भी बचपन में अल्तुनिया को पसंद करती होगी। जमात उद्दीन याकूत। याकूत एक हब्शी था। असल में हब्शी एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है अबिसिनिया का रहने वाला। अफ्रीकी देश इथियोपिया को पहले अबिसिनिया कहा जाता था। वहाँ के बासिंदों को अबिसिनियाई या फिर हब्शी कहा जाता था। याकूत इल्तुतमिश का गुलाम था। जब इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया तब उसने याकूत को रजिया को घुड़सवारी, तलवारबाजी एवं सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया था। तो एक तरह से याकूत रजिया का गुरु था, प्रशिक्षक था। इसी दौरान याकूत और रजिया दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और दोनों में प्रेम स्थापित हो चुका था, किंतु वे लोग खुलेआम अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते थे क्योंकि याकूत तुर्की नहीं था, वह एक हब्शी था और तुर्क लोग हब्शी को नीच समझते थे। गुलाम याकूत से उसकी प्रेम कहानी और महिला शासक होने के कारण तुर्क उनके दुश्मन हो गए। इन दुश्मनों में उनका बचपन का दोस्त भटिंडा का गवर्नर मलिक अल्तुनिया भी शामिल था। अल्तुनिया उस समय भटिंडा का गवर्नर बन चुका था। याकूत तुर्क नहीं था, इसलिए उसके प्रति रजिया के प्रेम को देखकर तुर्क विद्रोही हो गए और मलिका को सल्तनत से बेदखल करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। इसी दौरान भटिंडा में मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे दबाने के लिए रजिया और याकूत दोनों गए। अल्तुनिया और रजिया के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें याकूत मारा गया और अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को बंदी बनाने के बाद अल्तुनिया ने उसके सामने दो प्रस्ताव रखे, चाहे वो अल्तुनिया से शादी कर ले या फिर मृत्यु दंड को स्वीकार करे। मरने के डर से रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। अब हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई। जब रजिया और याकूत दोनों भटिंडा के विद्रोह को दबाने के लिए गए तो पता चला कि उनकी हार हुई और याकूत मारा गया। साथ ही साथ रजिया को बंदी बना लिया गया है। तो इधर दिल्ली में रजिया का भाई नजामुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, पर जब उसने देखा कि रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली तो उसने विद्रोह शुरू कर दिया, उससे युद्ध की घोषणा कर दी।
अल्तुनिया ने अपनी पत्नी रजिया को वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के लिए बहराम शाह से युद्ध किया, परंतु इस युद्ध में अल्तुनिया और रजिया की हार हुई। इस युद्ध के बाद उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि दिल्ली से भागते समय कैथल, जो कि हरियाणा में एक जिला का नाम है, उस जगह पर उनके सैनिकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और 14 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसकी हत्या उसी के भाई बहराम शाह ने ही करवाई थी और इस तरह से हम लोग भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासक का अंत हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि रजिया सुल्तान के कब्र की दयनीय स्थिति के बारे में। आज दिल्ली की शासिका रजिया सुल्तान का कब्र इस तरह से दयनीय स्थिति में क्यों पड़ा हुआ है? दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान व उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है। रजिया की मजार को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। रजिया सुल्तान के मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, किंतु कोई ठोस प्रमाण ना मिल सके हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, पहला दिल्ली का, दूसरा कैथल और तीसरा टोंक। तीनों जगह रजिया के कब्र होने के दावे किए जाते हैं, परंतु इतिहासकार में कोई एक मत ना होने के कारण एक कब्र ऐसे ही पड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को रजिया सुल्तान के बारे में पूरी जानकारी मिली हुई होगी। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।